हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आप किसी पर्वत प्रदेश पर गए होंगे, हिल स्टेशन पर गए होंगे। वहाँ पर बारिश के मौसम में यदि गए हो तो आपने वहाँ की सुंदरता जो देखी होगी, इतना मैदानी क्षेत्रों में भी आपने नहीं देखी होगी। मैं बात कर रही हूँ कक्षा 10वीं स्पर्श के पाठ 4 पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस का अर्थ है पर्वत में बारिश। यहाँ पर कवि ने उस पर्वत क्षेत्र की इतनी अधिक सुंदरता का वर्णन किया है उस समय जब वहां पर बारिश होती है। हर एक वस्तु को बहुत ही सजीव बताया है, मानवीकरण किया है। तो कहीं तालाब को दर्पण ऐसा बोला गया है। पर्वत तो विशाल होते ही हैं, तो मानवीकरण है, प्रभाव में यहाँ पर भाषा का प्रयोग है, साथ ही लयात्मक है। तो देखते हैं कि क्या कवि ने बताया है और ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए देखते हैं। ये कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन बिल्कुल सजीवात्मक किया है। उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति को मानव के तुल्य बना दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कवि परिचय। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में एक कविता सम्मेलन में या एक काव्य पाठ के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1915 में स्थायी रूप से वो साहित्य सृजन उन्होंने शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में छायावाद कवियों में सुमित्रा पंत जी का अपना एक स्थान था। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद झलकता था। इसके बाद जब वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए तो इनकी बात की कविताओं में अरविंद दर्शन भी देखने को मिलने लगा। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति से जुड़े हुए थे। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे हैं। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की और 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की सम्मान से भी अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि विजेता कोई हुए हैं तो वो हैं पंत जी। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 में हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं वो थी वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णिकरण और लोकायतन। अब इसके साथ ही इनकी एक और सुंदर कविता जो कि हमारे पाठ्यक्रम में मौजूद है उसको पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रुद्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। देखिए इन्होंने क्या बोल दिया है। इसकी आगे पंक्ति है क्या? नहीं है, तो यहीं देखते हैं। पावस ऋतु, वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मतलब उस क्षेत्र में प्रकृति अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। कभी बादल छा जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी कोहरा छा जाता है। प्रकृति अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार क्या होता है? मेखला यहाँ पर करधन का देखिए स्त्रियों के कमर में पहनने का आभूषण होता है करधन। तो पर्वत जो चारों ओर से घिरा हुआ है, ऐसे मेखलाकार पर्वत जो कि अपार है, बहुत बड़ा है, विशाल है, अपने सहस्त्रों द्रग सुमन, अपनी हजारों आंखों को, द्रग मतलब नेत्र, सुमन मतलब फूल, फूल रूपी अपनी हजारों आंखों को फाड़कर अवलोक रहा है बार बार। अवलोक मतलब देखना, वह बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, उसके पर्वत के नीचे जो विशाल तालाब है उस तालाब में वो अपने विशालकाय रूप को देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये तालाब है ये इसी ने पाला पोसा, इसके चरणों में ही वो पला पोसा है। दर्पण सा फैला है विशाल, जो कि दर्पण के रूप में फैला है और जिस दर्पण में पर्वत अपना विशाल स्वरूप देख रहा है।
तो यहाँ पर हुआ ना मानवीकरण। क्या दर्पण हो सकता है तालाब? जी नहीं। दर्पण के जैसा मुख हमारा उसमें दिखता है, लेकिन उसको पर्वत का दर्पण बना दिया, मतलब यहाँ पर मानवीकरण कर दिया, क्योंकि मनुष्यों के पास दर्पण होता है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। अब इसमें आए कठिन शब्दों को एक बार देख लीजिए अर्थ के तौर पर। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, परिवर्तित बदलता हुआ। प्रकृति वेश मतलब प्रकृति का रूप स्वरूप। मेखलाकार मंडप के आकार वाला। अपार जिसकी सीमा ना हो। सहस्त्रु हजारों। दृक सुमन मतलब फूल रूपी आंखें। अवलोक मतलब देख रहा। निज मतलब अपना। महाकार मतलब विशालाकार। ताल मतलब तालाब। और दर्पण मतलब होता है शीशा अर्थात आईना। अब इन्हीं पंक्तियों का अर्थ विस्तार से देखते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु थी, संपूर्ण प्रदेशों से पर्वतों से घिरा हुआ था। जो संपूर्ण प्रदेश था वो पर्वत से घिरा हुआ था। वर्षा ऋतु में बादलों की उमड़ घुमड़ से प्रकृति प्रत्येक क्षण अपना रूप परिवर्तित कर रही थी। कभी बादलों की घटा के कारण अंधेरा छा जाता, तो कभी बादलों के हटने से प्रदेश चमकने लगता। इसी प्रकार क्षण प्रति क्षण प्रकृति अपना रूप परिवर्तित कर रही थी। इस प्राकृतिक वातावरण में मंडप के आकार का वह पर्वत अपने सुमन रूपी नेत्रों को फैलाए नीचे शीशे के समान चमकते हुए तालाब में अपने उस तालाब के निर्मल जल को देख रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तालाब उसके चरणों में ही पला हुआ है। यह दर्पण जैसा विशाल है। पर्वत उगे हुए फूल पर्वत के नेत्रों के समान लग रहे हैं। जो पर्वत पर फूल उगे हुए हैं वो पर्वत के हजारों नेत्रों के समान प्रतीत हो रहे हैं। ये दर्पण के समान चमकने वाले विशाल तालाब के जल में दृष्टि लगाए हुए हैं। क्या देख रहे हैं? अपने सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है कि ये तालाब रूपी दर्पण में वो देखकर भाव ये है कि प्रकृति अपना रूप निखार रही है। यह विशाल पर्वत अपना रूप देख रहा है। इस ऋतु में सौंदर्य को निहार रहा है कि मैं कितना हरा भरा हो गया हूँ, मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। और वो सुंदरता किसमें देख रहा है? अपने ही तल में फैले हुए विशाल तालाब में। अब यहाँ पर पंक्तियों का भाव पक्ष देखते। देखिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस कविता का भाव पक्ष कला पक्ष बताइए, तो बिल्कुल आप दोनों पदों का सम्मिलित रूप से कला पक्ष भाव पक्ष बता सकते हैं। इसलिए मैंने हर पैराग्राफ के बाद आपके लिए ये रखा हुआ है। भाव पक्ष क्या है? वर्षा ऋतु के समय प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन जो कि सजीव है, और पर्वत का मानवीकरण। ये यहाँ के भाव हैं कि सजीवता, प्रकृति का सजीव वर्णन और पर्वत का मानवीकरण। कला पक्ष में पर्वत प्रदेश, पर्वत प्रदेश और परिवर्तित प्रकृति, इन दोनों में प का उपयोग है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। पल पल और बार बार, एक शब्द दो बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और द्रग सुमन, फूल नेत्रों के समान है, इसमें रूपक अलंकार है। और दर्पण सा, दर्पण के जैसा, इसमें उपमा अलंकार है। फिर चित्रात्मक शैली और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो आप कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार का पूर्ण रूपेण बड़ी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है पंत जी ने। अगला देखिए, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के ओर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर है गिरि मतलब पर्वत। पर्वत का गौरव कौन गा रहा है? वहां से निकले हुए झरने अपनी आवाज से पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं। और उनके ऐसे मतवाले झरने हैं कि उनको देखकर मन भी हमारा कैसा हो रहा है? रोमांचित हो रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर, जब ये झरने गिरते हैं तो ये सफ़ेद रंग के झरने, ऐसे लगता है कि सफ़ेद मोती की लड़ियाँ वहाँ से लटक रही हों, गिर रही हों। गिरिवर के और मतलब हृदय, इस पर्वत के हृदय से उठकर जो ये वृक्ष लगे हुए, ये पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं और पर्वत की आकांक्षाओं को ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं और उस शांत आकाश की तरफ देख रहे हैं ये वृक्ष।
जो कैसे देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, मतलब अपने अनिमेष मतलब बिना निमेष बिना पलक झपकाए वो केवल कुछ चिंता तो कुछ सोच रहे हैं आसमान की तरफ देखते हुए। ये वृक्ष है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। क्या वृक्ष सोचेंगे, क्या ऊपर देखेंगे, क्या पर्वत का हृदय है, लेकिन पर्वत का हृदय भी बताया है, पर्वत के वृक्ष बताए हैं जो ऊपर देख रहे हैं एकटक होकर, और ये मोती की लड़ियां बताई हैं और झरनों की आवाज। तो ये क्या है, मानवीकरण। गिरि अर्थात पर्वत, गौरव मतलब सम्मान, मद मतलब मस्ती, उत्तेजित करना, भड़काना, निर्झर मतलब झरना, और मतलब हृदय, उच्च आकांक्षाओं मतलब ऊंची आकांक्षा, तरुवर मतलब वृक्ष, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आकाश, अनिमेष मतलब स्थिर दृष्टि, अटल मतलब स्थिर। अब इसका विस्तार से देखिए। फैन भरे हुए झरने जब झरझर करते हुए बह रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उस झरने का स्वर रोम रोम को रोमांचित कर रहा है, उत्साह से भर रहा है। झरते हुए पानी की बूंदें जो हैं वो मोतियों के समान सुशोभित हो रही हैं। ऊंचे पर्वत पर अनेक वृक्ष लगे हुए हैं। ये वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो पर्वत राज के हृदय में उठने वाली इच्छाओं को वो बता रहे हो। उनके एकटक शांत आकाश की ओर देखते हुए लगता है कि मानो ये चिंतित होकर अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और आसमान की तरफ झांक रहे हैं। इसका भाव पक्ष है, पर्वत का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति सौंदर्य का सजीव चित्रण है। कला पक्ष है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। यहाँ पर सजीव भाषा है, सजीवात्मकता दिखाई गई है। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार और साथ ही उपमा अलंकार का प्रयोग है। इतना आप कह सकते हो। आप अलग अलग शब्दों को लिखकर भी बता सकते हो। सीधा आप अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। आगे देखिए, अगला पद है, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सवह शाल, उठ रहा धुआं जल गया तालियों, जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये उस समय की बात हो रही है जब वर्षा ऋतु में इतनी तेज बारिश होती है कि लगता है कि जो काले बादल छाए हुए हैं ये पर्वत को भी कहीं उड़ाए ले जा रहे हैं। भूधर, जो भूमि पर धरा है वो क्या है, भूधर अर्थात पर्वत। उड़ गया अचानक लो भूधर। अरे प्रकृति में यह कैसा बदलाव आया कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इन बादलों ने ओझल कर दिया है पर्वत को, पर्वत भी उड़ने लगा है। फड़का अपार पारद के पर, और इस तरीके से चमक उठा है जैसे कि पारा चमकता है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, और वहां पर केवल एकांत अकेले निर्झर झरने ही बस की आवाज ही रह गई है, बस एकमात्र है। टूट पड़ा भू पर अंबर, और अंबर में जिस तरीके की बारिश हो रही है, जिस तरीके की काले बादल छाए हुए हैं, लग रहा है कि जैसे ये बारिश पृथ्वी पर टूट पड़ी है। धस गए धरा में सब है शाल, शाल के जो वृक्ष होते हैं ऊंचे वो भी भय के मारे इस धरती पर धसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा आसमान में धुंध दिखाई दे रहा है जैसे पर्वत के नीचे वाले तालाब में आग लग चुकी हो तो धुआं चारों ओर फैल रहा हो। यूं जलद, जलद मतलब बादल, ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि विचरण कर रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ग से इंद्र कोई जादुई खेल खेल रहा है कि अचानक बादल उड़ गए, अचानक भूमि पर प्रकट हो गए, मतलब धरा पर बिल्कुल अंबर फट पड़ा। इस तरीके का रूप, इस तरीके का परिवर्तित प्रकृति, इस तरह का इंद्रजाल, इस तरह का जादुई खेल जैसे इंद्र खेल रहा हो। भूधर अर्थात पर्वत, बारिद मतलब बादल, रवशेष मतलब केवल शोर बाकी रह गया, निर्झर मतलब झरना, अंबर मतलब आकाश, भू मतलब धरती, धरा, सभय मतलब डर कर, शाल मतलब वृक्ष, ताल मतलब तालाब, जलद यान मतलब बादल रूपी वाहन, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल मतलब इंद्रधनुष। कभी कहते हैं कि देखा अचानक ये क्या हो गया, वह पहाड़ जो अभी तक दिखाई दे रहा था जाने कहाँ चला गया। वह पर्वत बादलों के अनेक बार फड़फड़ाने के कारण न जाने कहाँ छिप गया। आकाश में अत्यधिक बादल घिर आए हैं, पर्वत उन बादलों की ओट में छिप गया है। चारों ओर धुंधमय वातावरण है जबकि सब कुछ छिप गया इस वातावरण में, केवल झरने सुनाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। इस वातावरण में शांत स्वभाव वाले शाल के वृक्ष भी धरती के अंदर धस गए हैं। ऐसे रौद्र वातावरण में धुंध को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धुंध न होकर
तालाब के जलने से उठने वाला धुआं है। इस प्रकार बादल रूपी वाहन में घूमता हुआ प्रकृति का देवता इंद्र नए नए खेल खेल रहा था। प्रकृति नित्य नई क्रीड़ाएं कर रही है। तो ये रूप परिवर्तित होता है जब बारिश होती है। कहीं कोहरा, तो कहीं एकदम तेज पानी का धुआं, तो कहीं पर्वतों का खो जाना, तो कहीं वृक्षों का झुक जाना। और इसका भाव पक्ष है पूरे पद्य में प्रकृति का मानवीकरण है, बिल्कुल मानवीकरण है। अपार बारिद के पर में रूपक अलंकार है और विचर विचर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। चित्रात्मक शैली और दृश्य बिंब का भी प्रयोग किया गया है। तो आपने मुख्य तौर पर देखा होगा कि यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण सभी पदों में दिया गया है। यदि आपसे कला पक्ष पूछा जाए तो ये 4 अलंकारों का आप बता सकते हैं। संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष पूछा जाता है तो मानवीकरण तो है ही, सजीवात्मकता है, प्रभावमयी भाषा का प्रयोग है। ये आप कला पक्ष भाव पक्ष में। और जो कि पाठ है बहुत ही सरल है, सरल शब्दों का प्रयोग है। आप आसानी से पाठ को समझे होंगे। और यदि आप खुद से भी लिखना चाहें तो आप मेरी बातें सुनकर अपने आप से भी लिखने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अगला वीडियो इसके अभ्यास का होगा। जब पाठ इतने अच्छे से पढ़ लिया है तो अभ्यास कितना अच्छा होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच।